हमारे YouTube चैनल स्टोरी टाइम विद एआई में आपका दिल की गहराई से स्वागत है। मेरा नाम गार्गी है। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो कहानी है सुभाष चंद्र बोस। देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। ये 8 भाई और 6 बहन थे। सुभाष अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। ये कायस्थ समुदाय से संबंधित थे। जानकी नाथ बोस शहर के प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने कटक महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। जानकी नाथ के काम को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। सुभाष को देशभक्ति अपने पिता से विरासत में मिली थी। जानकी नाथ बोस नियमित तौर पर कांग्रेस की बैठक में शामिल होते थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कटक में ही हुई थी। जब सुभाष 5 साल के थे तो वर्ष 1902 में इनका दाखिला प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में कराया गया। सुभाष पढ़ाई में काफी अच्छे थे। साल 1909 तक प्रोटेस्टेंट स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सुभाष का दाखिला रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में कराया गया। सुभाष को बंगाली कम आती थी, इसलिए यहाँ उन्हें अपने सहपाठियों द्वारा उपहास का सामना भी करना पड़ा। सुभाष अपने स्कूल के प्रिंसिपल बेनी माधव दास से प्रभावित थे, जिन्होंने उनकी योग्यता को समझा और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सुभाष पर विवेकानंद का भी काफी प्रभाव पड़ा था। मात्र 15 साल की उम्र में ही उन्होंने विवेकानंद साहित्य गहराई से अध्ययन कर लिया था। साल 1913 में द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक कंप्लीट की और साल 1915 में द्वितीय श्रेणी में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया और दर्शन शास्त्र विषय की पढ़ाई शुरू की। लेकिन वहां छात्रों और शिक्षकों के बीच विवाद हो गया, जिसमें सुभाष छात्रों के साथ आए और इस कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। तब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़े स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से साल 1918 में दर्शन शास्त्र में बैचलर डिग्री कंप्लीट की। पिता का सपना पूरा करने के लिए साल 1919 में सुभाष लंदन चले गए और कैम्ब्रिज के फिट्स विलियम कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके बाद 1920 में हुई इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उन्होंने भाग लिया। इस परीक्षा में उन्हें 4था स्थान मिला और सिविल सर्विस के लिए उनका चयन हो गया। सिविल सर्विस की परीक्षा में सुभाष को अंग्रेजी में सबसे ज्यादा अंक मिले थे और उन्होंने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया था। वो ब्रिटिश सरकार के लिए काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली। आखिरकार अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हुए साल 1921 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अप्रैल 1921 में भारत लौट आए। भारत वापस आकर वे कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी दौरान जुलाई 1921 को मुंबई में उनकी गांधी जी से मुलाकात हुई और फिर उनके निर्देशानुसार सुभाष कलकत्ता चले गए और देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने लगे। उन दिनों चित्तरंजन दास बंगाल में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। चित्तरंजन दास के कलकत्ता का महापौर बनने के बाद सुभाष को महापालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कलकत्ता महापालिका में काफी सुधार किया। अपनी नेतृत्व क्षमता के चलते सुभाष जल्द ही लोकप्रिय कांग्रेसी नेता बन गए। सुभाष के क्रांतिकारी विचारों के चलते साल 1925 में उन्हें गिरफ्तार कर म्यांमार के मांडले जेल भेज दिया गया, जहां वे बीमार हो गए। इस कारण अंग्रेजों ने उन्हें रिहा कर दिया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया।
इसमें सुभाष ने अहम भूमिका निभाई। साल 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसमें सुभाष बाबू ने जवाहरलाल के साथ मिलकर पूर्ण स्वराज की मांग उठाई, लेकिन गांधी जी के राजी न होने के कारण अंग्रेज सरकार को 1 साल का वक्त दिया गया। लेकिन यह मांग पूरी न होने पर जवाहरलाल के नेतृत्व में 1930 में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 26 जनवरी को कलकत्ता में राष्ट्रध्वज फहराने के बाद जब सुभाष एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसी बीच चितरंजन दास की मौत हो गई थी। तब जेल में रहते हुए ही उन्होंने चुनाव लड़ा और कलकत्ता के मेयर बने। इसके बाद गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद उनकी रिहाई हुई, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों को रिहा न कराने के कारण गांधी जी से वे नाराज हो गए। साल 1932 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साल 1933 में रिहा होने के बाद वो यूरोप चले गए। यूरोप में भी वे भारत की स्वाधीनता के लिए लगातार काम कर रहे थे। साल 1936 में वे वापस भारत आ गए। इसके बाद 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। 1939 में वे दोबारा अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए, लेकिन गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे। सुभाष चुनाव जीत गए, लेकिन गांधी जी के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाने के लिए सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और कांग्रेस को छोड़ दिया। इसके बाद सुभाष ने क्रांतिकारी तरीके से देश की आजादी के लिए उपाय करने लगे। उनकी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। साल 1941 में सुभाष ने पठान का भेष बनाया और कलकत्ता से भागकर पेशावर पहुंचे। इसके बाद काबुल गए और फिर वहां से जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। वे जर्मन तानाशाह हिटलर से मिले और भारत को आजाद कराने के लिए मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं मिली। इस दौरान उन्होंने जर्मन मूल के भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए तैयार भी किया। अपने यूरोप प्रवास के दौरान सुभाष की मुलाकात ऑस्ट्रियन महिला एमिली शेंकल से हुई, जिनके साथ सुभाष बाबू ने 1942 में हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। एमिली से उन्हें एक बेटी भी हुई, जिनका नाम अनीता बोस है। साल 1943 में जर्मनी से निकलकर वह जापान और वहां से सिंगापुर गए। सिंगापुर में वे रास बिहारी बोस और कप्तान मोहन सिंह के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया। सुभाष इसके सेनापति बने और उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। आजाद हिंद फौज की महिला विंग का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना की मदद से भारत पर आक्रमण किया और अंडमान निकोबार द्वीप जीत लिया। फौज को प्रेरित करने के लिए इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया। बाद में अंग्रेजों के भारी पड़ने पर फौज को पीछे हटना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद सुभाष बाबू रूस से सहायता मांगने के लिए जहाज से जा रहे थे। इसी दौरान वे लापता हो गए। कहा गया कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिनमें उनकी मौत हो गई, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए मैं कहती हूँ, आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।